50 चलें जी, हाइब्रिड में गप्पे लगाना खत्म करें, आ जाए सीए करें अब। पेज नंबर 215। ME has opened a sales office in Dubai. Second, third row, please. ME has opened a sales office in Dubai. In this respect, U-turn ले लें। फर्नीचर कॉस्टिंग 8,50,000। फर्नीचर जो कि 8,50,000 का था विद द WDV ऑफ 650। तो ये अकाउंटिंग वालों की WDV थी। टैक्स वालों की WDV वॉज 6,10,000। टैक्स वालों की WDV 6,10,000 थी। तो अकाउंटिंग वालों की नज़र में गेन लॉस निकालते हैं हम। कंसिडरेशन लेस अकाउंटिंग वालों की WDV। तो कंसिडरेशन में से अगर अकाउंटिंग वालों की WDV कंसिडरेशन, तो चलें अभी देखते हैं क्या है। अकाउंटिंग वालों की WDV कितनी है? 6,50,000 10 है वो 6 लाख। ये किसकी WDV है? अकाउंटिंग वालों की। कंसिडरेशन बताएं क्या लें अकाउंटिंग। भाई प्लीज हाइब्रिड में बातें ना करें ना। अब क्या कंसिडरेशन क्या लें अकाउंटिंग वालों की? हाँ क्या ले लें? कितना लोग कह रहे हैं 8,85 ले लें जो टैक्स वालों की ली थी? हाथ खड़ा करें। भाई ऐसी बात तो ना करें, अकाउंटिंग के टीचर तो कभी आपको ऐसा नहीं सिखाया अकाउंटिंग की क्लास में कि अगर कंसिडरेशन गिवन ना हो तो कॉस्ट ले लो। ये तो एक ब्लंडर टाइप चीज है। तो अकाउंटिंग वालों ने कितने का बेचा ये तो सवाल में गिवन नहीं है। तो कंसिडरेशन इज नॉट गिवन, कंसिडरेशन गिवन नहीं है। मेरे तो ख्याल से इट इज नॉट डिस्पोजल एज पर IFRS, क्योंकि हमारे ही एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में चीज चली गई है। तो अकाउंटिंग वालों की नजर में तो ये डिस्पोजल ही नहीं है। तो फिर डिस्पोजल ही नहीं तो फिर अकाउंटिंग गेन लॉस निकालने की क्या लॉजिक और उसको क्या रिवर्स करना। तो बहरहाल अकाउंटिंग वालों को डेप्रिसिएशन वगैरह उसने नहीं दी, वो उसने अगली एडजस्टमेंट में सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन इकट्ठी दे दी है। तो सेपरेटली नॉट गिवन। हाँ ये एसेट डिप्रिशिएट हुआ होगा, लेकिन डिस्पोजल के साल में अगर मैं कहता हूँ कि कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो वो तो टैक्स वालों ने चार्ज नहीं की होगी ना। अकाउंटिंग वालों ने तो चार्ज की होगी। 2-3 महीने इधर इस्तेमाल हुआ होगा, फिर दुबई चला गया होगा, तो 2-3 महीने यहाँ इससे डिप्रिशिएट हुआ होगा। बहरहाल दुबई ऑफिस का डेटा तो हमें दे नहीं रहा, पाकिस्तान का ही खाली दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पूरा हो गया बस। चलें नोट कर लें। एक्सपोर्ट वाला सिनेरियो ही है, यही तो कल अप्लाई किया था। वेयर एन एसेट इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, तो कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिख देंगे। यही तो सिनेरियो है।
तो अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये डिस्पोजल नहीं है, क्योंकि एसेट हमारे ही एक दफ्तर से निकल के हमारे ही दुबई दफ्तर में चला गया। हाँ, टैक्स वाले कहते हैं वेयर एन एसेट इज ट्रांसफर्ड और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान देन इट्स कॉस्ट विल बी टेकन एज कंसिडरेशन। इसकी कॉस्ट को कंसिडरेशन के तौर पे ले लेंगे। तो गेन आ गया 2,40,000। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो है नहीं जिससे उल्टाऊं, टैक्स डेप्रिसिएशन बेचने के साल में होनी नहीं, अकाउंटिंग गेन भी कोई नहीं है, तो टैक्स गेन रिकॉर्ड कर देते हैं। टैक्स गेन फर्नीचर है, कितना गेन है? फर्नीचर है, इसी तरह जूम मीटिंग में चुप पड़े होते हैं। 2 लाख, खुद ही देख लेता हूँ। ओके, अब आपके एंड से ही शायद चीज़ें पेंडिंग हो। टर्म टेस्ट की डिस्कशन आपने अटेंड करनी हो, यूट्यूब पे टेस्ट 6 की डिस्कशन अटेंड करनी हो, मेरी तरफ से तो अब नहीं है। टेस्ट 6 की डिस्कशन तो कल अपलोड भी कर दी थी। ओके, अकाउंटिंग वाला का डिस्कशन इतनी है और टैक्स वाला का डिस्कशन इतनी है, तो अकाउंटिंग वाला का डिस्कशन उल्टा दें। और टैक्स वाला डिस्कशन 4-5 एडवांस टैक्स है 2 लाख। ये तो नहीं पता बताया हुआ कि खर्चों में पड़ा हुआ है। एडवांस टैक्स के साथ ये तो नहीं बताया हुआ कि खर्चों में पड़ा है, नहीं बताया हुआ। तो अगर खर्चों में नहीं पड़ा तो क्या इसे उल्टा कर फेस पे लेस करें या सिर्फ फेस पे लेस कर दे? सिर्फ फेस पे लेस कर दें। हाइब्रिड वाले कोई होंठ मुंह नहीं हिलाते, सिर्फ क्या करें? फेस पे लेस कर दें। इसको उल्टा कर लेस करने की जरूरत नहीं है। जवाब हाँ जी, आप इतनी लेट कर देते हैं कि मुझे कहना पड़ता है ठीक है, जो भी जवाब है बस घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलें ठीक है यार, जो भी निकल रहा है। आ जाए आप वापस सेक्शन 76 पर। बाकी ये फेस पर एडवांस टैक्स जरूर माइनस करना है आपने। जब आप फेस बनाएंगे ना, तो फेस में इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करके और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके फिर टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा और फिर लेस कर दीजिएगा एडवांस टैक्स, डेट इज 2 लाख। तो फेस पे ये 2 लाख जरूर माइनस कर दीजिएगा एडवांस टैक्स के नाम से। डबल 4 whatever the story may be. So ओके, वापस आ जाएं भाई सवाल की तरफ जो हम कर रहे थे। सेक्शन 76। आपने एक एसेट खरीदा है 2009 में 40,000 रुपए का। एसेट के दो कंपोनेंट्स हैं एम एंड एच। एसेट्स के दो कंपोनेंट है एम एंड एच।
यानी बड़ा सा एसेट है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं एम और एच। खरीदा है आपने 40,000 का, ओवरऑल आपने 40,000 का खरीदा है सारा। वैसे द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एम एट द टाइम ऑफ परचेज वॉज 35,000। जिस वक्त खरीदा था इसकी फेयर वैल्यू थी 35,000 और इसकी फेयर वैल्यू थी 10,000। द कंपोनेंट एम ऑफ एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन 2011। एसेट ऐसा था जिसके दो टुकड़े हो सकते थे, उनमें से एक टुकड़ा, ये क्यों बातें क्यों चल रही हैं, नहीं समझ आएगी ना फिर बात। पेज 160 लिखा तो है, नजर भी आ रहा है। उसमें से एक टुकड़ा आपने 2011 में बेच दिया। दोनों कितने के खरीदे थे? 40,000 का। अगर अलग अलग खरीदे जाते तो 45,000 के मिलते, लेकिन इकट्ठे खरीदे तो। अब जब मैं डेप्रिशिएट कराऊंगा किसको कराऊंगा? 40,000 को। मैं डेप्रिशिएट कराऊंगा किसको कराऊंगा? 40,000 को। लेकिन मैंने बेचा कौन सा वाला? 40,000 वाला या 35,000 वाला? 35,000 वाला। तो ना कहीं 40 में से 35 वाला तो नहीं, फिर पोर्शन करना पड़ेगा कॉस्ट कितनी है। तो अब एक तो चैलेंज ये है कि एम की कॉस्ट निकालनी है, एम की कॉस्ट निकालनी है। आ, 35,000 डिवाइडेड बाय 45,000। 45,000 का मतलब है 40,000 जमा 35,000 जमा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। या इसको ऐसे कर लेना, 40,000 को इधर ले आए। थ्री। हाँ, अब देखिएगा 40,000 में हमने खरीदा 45,000 वाली चीज को, तो बताओ फिर 35,000 वाली कितने की पड़ी थी? 40,000 में हमने खरीदा 45,000 वाली चीज को, तो बताओ 35,000 वाली कितने की पड़ी थी? 40,000 में हमने खरीदा 45,000 वाली चीज को, तो फिर 45,000 में 35,000 वाली चीज कितने की पड़ी? 3,111। ओके। अब अगर इसको मैं पहले यहां तक नोट करें रजिस्टर पे या कहीं, इस सवाल को फिर मैं थोड़ा बढ़ाता हूं। पेज 156 का पॉइंट 7 कर रहे हैं हम। ओके। कंपोनेंट फर्ज करें, कंपोनेंट एम इज डिस्पोज ऑफ इन टैक्स ईयर 2011 फॉर ₹60,000। फर्ज करें कंपोनेंट बिक गया 60,000 का। अब मैं गेन लॉस निकालने लगा हूं, ये डेटा ऐड करें सवाल में। इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 60,000। ये 60,000 का बिक गया। प्लीज सवाल में डेटा ऐड करें।
डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 60,000। ओके, कॉस्ट अब 40,000 है या 31,111? डेप्रिसिएशन 2009 में। अच्छा, अगली अजम्पशन लें, एसेट को फर्नीचर लिखें। चलें वापस आ जाएं। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। जी, टू 6 ट्रिपल 4 तो नहीं होगा आखिर में, हाँ ठीक है। डेप्रिसिएशन 2010 की, हाँ जी। बेचने के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। डबल टू, ये बीबी है अकाउंटिंग वालों की नजर में। अब टैक्स वालों का गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, कंसिडरेशन कितने का बेचा है? 60,000। बीवी जवाब 5 टू ओके। तो बस ये कॉस्ट निकालना ही मसला था, आगे तो कुछ भी नहीं किया हमने। जब एक एसेट के, देखिएगा, जब एक एसेट के दो टुकड़े हों और आप उन दोनों को 40,000 में खरीद लें, लेकिन वो अलग अलग 35 और 10,000 के बनते थे, तो आपको इसकी कॉस्ट को पकड़कर टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। कॉस्ट को पकड़ा आपने, जैसे टुकड़े करने, इसे डिवाइड किया उस दिन की फेयर वैल्यू से जब ये खरीदे थे। याद रखिएगा, बेचने के दिन की फेयर वैल्यू दे दे तो इग्नोर कीजिएगा, खरीदने के दिन की फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उस एक पार्ट की फेयर वैल्यू। Where part of an asset is disposed of, the cost shall be apportioned between the part retained and part disposed of. The cost shall be apportioned between part retained and part disposed of. The cost, इनको इधर मुतवज्जे करें ना, इधर देखें। The cost shall be apportioned between part retained and part disposed of. Cost को इन दोनों में पोर्शन करें। किस तरह? In accordance with the fair values at the time it is purchased. Where an asset has more than one parts,
and one part is disposed of, the cost shall be apportioned between the part retained and part disposed of in accordance with the fair values at the time of purchase. परचेज के टाइम की फेयर वैल्यू. तो अब याद कर लें, the cost shall be apportioned. The cost shall be, the 40,000 shall be apportioned between the part retained and the part disposed. The cost shall be apportioned between H and M in accordance with the fair values of the parts at the time it is purchased. मुराकबे में नहीं जाना भाई. अच्छा जी, next. Point number 8. किसी साहब ने कहा आपको कि आप जो है वो मुझे टैक्स रिटर्न बना के दे दें, तो आपने उसको मिसाल के तौर पर टैक्स रिटर्न्स बना के दी, तो आपने एंट्री की कैश, डेबिट, रेवेन्यू, क्रेडिट. फ़र्ज़ करें इस साल उसने आपसे काफ़ी सारी सर्विसेज ली हैं, रिटर्न भी बनवाई है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करवाए हैं और काफ़ी कुछ किया है, अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करवाए हैं. तो आपने उसको सर्विसेज दी, तो आपने एंट्री कर ली कैश, डेबिट, सर्विसेज का रेवेन्यू, क्रेडिट. फिर उसकी दुकान थी, उसी की दुकान के ऊपर कोई ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लैपटॉप पड़ा हुआ था. आपने उससे कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लैपटॉप दे दो. उसकी हफीज़ सेंटर के अंदर दुकान थी जहां मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह बिकते हैं. तो आपने उससे कहा मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए. उसने कहा फिर थोड़े और पैसे आपको डालने पड़ेंगे. आपने कहा वो मैं तैयार हूँ. उसने कहा 1,50,000 रुपये आप और दें. सो द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप नाउ इज 9,50,000. तो अब बना क्या स्टोरी कि आपने लैपटॉप खरीदा दुकान से, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पूरा साल दुकान की सफाई की, आते थे सुबह सुबह झाड़ू लेके दुकान की सफाई करते थे, पूरा साल सफाइयाँ की, और फिर थोड़े से पैसे आपने इधर उधर से पकड़ के उसको पैसे भी दे दिए. तो फाइनली आपके पास 9,50,000 का लैपटॉप हो गया. बाकी सफाई वाली एग्जांपल अगर आपको बुरी लगी है तो इससे पहले एक और एग्जांपल मैंने दे दी थी, नोट कर लें. तो ऐसा हो सकता है ना, हमारा दिल चाह रहा हो किसी वक्त कुछ खाने को और जेब में पैसे ना हो, तो भाई इन बातों को माइंड ना किया करें. आपके ऊपर बात नहीं है तो बर्तन धो दें भाई, ये इस तरह के खुले बंदे चाहिए हमें. बाकी बर्तन धोना कोई यार की बात नहीं है. ओके, झाड़ू पकड़ के झाड़ू देना कोई यार की बात नहीं है. हाँ, अल्लाह को नाराज करना खतरनाक बात है. क्या शोहर घर में झाड़ू दे सकता है? दे सकता है, इसमें क्या मसला है? ऐसे कह रहे जैसे दिया करोगे, मुझे पता नहीं लगूंगा. करेंगे इंशाल्लाह. चलो वक्त बताएगा. बस ज़माना थोड़ा अजीब सा हो गया है, लोगों की गैर मौजूदगी में देना पड़ता है. लेकिन ऑब्वियस, हाँ, लोग अजीब, पता नहीं या तो फिर लोगों को सही करने वाले. लोग सही हो सकते हैं, मेरा तो तजर्बा यही है. पॉइंट 8, वेयर द खरीदना ऑफ एन एसेट
वेयर द खरीदना ऑफ एन एसेट इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट। यानी आपने लैपटॉप खरीदा है और साथ आपको असल में होना यह चाहिए था कि रेवेन्यू कमा के आपको पैसे आने चाहिए थे। देखिए ना, आपने किसी का काम करके दिया तो आपको पैसे आने चाहिए। आप उसको टैक्स कैलकुलेट करके दे रहे हो, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो, आपको पैसे आने चाहिए। तो आपने अगले को काम करके दिया, आपको पैसों की जगह क्या आ गया? चीजी आ गई, लैपटॉप आ गया। तो वेयर द खरीदना ऑफ एन एसेट इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। वेयर द खरीदना ऑफ एन एसेट इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ये अमाउंट तो टैक्सेबल है ना। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप shall be equal to चार्जेबल अमाउंट प्लस अमाउंट पेड फॉर एसेट। डेट्स वाई मैंने बैलेंसिंग लिखा है। चार्जेबल अमाउंट प्लस अमाउंट पेड फॉर एसेट, डेट्स वाई मैंने बैलेंसिंग लिखा है। तो कॉस्ट निकालने का ये नहीं तरीका कि लैपटॉप की फेयर वैल्यू देखो। अब हो सकता है लैपटॉप 9,60,000 का हो या 9,40,000 का हो, तो लैपटॉप की फेयर वैल्यू दे देगा, आपने पेपर में इग्नोर करनी है। ऐसे सिनेरियो में वो कहता है द कॉस्ट शेल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। ना 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 ना, द कॉस्ट शेल बी इक्वल टू चार्जेबल अमाउंट प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर द एसेट। सो द कॉस्ट इज इक्वल टू 950। नोट कर ले जिस तरह मैंने नोट कर लिया। नहीं, ये ऊपर जो 800, 150, 950 जिस तरह मैंने लिखा है। अच्छा, फिक्रा याद करें। वेयर द एक्यूजिशन ऑफ एन इज द कमाना ऑफ एन अकाउंट एट द सेम टाइम इज द कमाना ऑफ एन अकाउंट एट द कॉस्ट शेल बी, इस तरह करें, द कॉस्ट शेल बी सम ऑफ द अमाउंट कमाना एंड कैश पेड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह करना था। 0.9। आपने रेवेन्यू कमाया 3 लाख रुपए का, आपने दुकानदार को कहा मुझे इसके बदले पैसे नहीं दे दो, मोबाइल दे दो। उसने मोबाइल दे दिया। अब उसने मोबाइल दे दिया, अब पैसे आपने जो है वो उसको और दिए 50,000 रुपए। तो बैलेंसिंग इज 3,50,000। बट दिस रेवेन्यू माय डियर इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि अगर एक बंदा एक साल में 6 लाख से कम कमाए तो हमने पढ़ा था कि उस पर 0 से 6 लाख वाले पे टैक्स रेट कितना लगेगा? 0%। तो उसे कमा कम रहे, बट ऑब्वियसली फॉर्मूला तो वही रहेगा ना कॉस्ट निकालने का। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। बट पिछले सवाल में लिखा हुआ था कि ये चार्जेबल है और यहां लिखा हुआ है कि ये, बाकी अल्लाह का शुक्र है अंग्रेजी तो वही है। आप नोट कर लें, फिर मैं अंग्रेजी पढ़ा देता हूं। अंग्रेज कोई ऐसा है बच्चा क्लास में जिसके न्यूमेरिकल्स टेस्ट वगैरह के 70% या उससे ऊपर हो रहे हैं? कोई ऐसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाइब्रिड में? नहीं नहीं, यस, हाथ खड़ा करें ना। फिर लास्ट रो में क्या हो रहे हैं? जी शुक्रिया। क्या चक्कर है? तकरीबन 20% बच्चों के हो रहे हैं 70% से ऊपर। आप लोग कहाँ किप्स अकेडमी जाते हो शाम को? और इधर किसने हाथ खड़ा किया था? जी, आप कहाँ जाते हो? कहीं जाते हो शाम को? यूनिक अकेडमी में जाते हो? जी भी हैं। नहीं, इन लोगों के बताएं जरा, इन लोगों के क्यों आ रहे हैं और आप लोगों ने क्यों नहीं हाथ खड़े किए? जिन्होंने नहीं हाथ खड़े किए जरा रीजंस बोलना शुरू करें ना। बी क्विक यार, जल्दी करें ना।
पढ़ते नहीं है। और बोलो ना यार, जल्दी बोलो, जिनके नहीं आ रहे, इनको क्यों 70-80% न्यूमेरिकल समझ आ रहा है? ये इनको अबाव इजदाद में टैक्सेशन मिली है, इनके अब्बू और अम्मी ने सैलरी का चैप्टर पढ़ा हुआ है। जिन्होंने हाथ खड़े किए थे उनमें से वो लोग हाथ खड़े करें जिनके अब्बू अम्मी ने भी सैलरी का चैप्टर पढ़ा था। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। चलें, जिनके सिर्फ अब्बू ने पढ़ा था तो इनके इनहेरिटेंस में भी नहीं मिला, क्या वजह है? पिछली दफा पढ़ा होगा इन्होंने, हाथ खड़ा करे, फिर भी नहीं हाथ खड़ा कर रहे। तो इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दोज हु आर नॉट रेजिंग देयर हैंड्स। सो दैट्स द कंक्लूजन ऑफ माय डिस्कशन। आगे चलें तो where the acquisition of an asset is the कमाना of an amount which is exempt from tax। जहां आप एसेट खरीदने हो और कोई अमाउंट कमा रहे हो लेकिन वो अमाउंट क्या हो? exempt। the cost of the mobile shall be equal to exempt amount plus any amount paid for the asset। तो बैलेंसिंग निकलेगी मोबाइल की कॉस्ट। फिर वो सर्विसेज क्यों दे रहे हैं अगर साथ चीज भी दे रहे तो? तो वो सर्विसेज देगा ना। अच्छा, आगे चलें। वो फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट से वो इस सेक्शन ने डील नहीं किया। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एसेट लीज पे लिया होता है, किराए पे लिया होता है, उसको आप लीज कैंसिल करा के खरीद लेते हैं। लीज कैंसिल करा के खरीदने का मतलब यह है कि अब उसका किराया देना बंद कर देंगे और अब आप उसको खरीद लेंगे हमेशा के लिए। यह ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर उसको खरीदना चाहते हैं तो लीज खत्म होने का वेट करें, आखिरी दिन अब एसेट आप बैंक को वापस करने जा रहे थे लेकिन दिल में ख्याल आया नहीं यार इस एसेट को मैं ख़रीद लेता हूं, तो आपको थोड़े बहुत पैसे दे के एसेट को ख़रीद लें। तो दौराने लीज भी एसेट ख़रीदा जाता है, लीज के एंड पे भी एसेट ख़रीदा जाता है, वरना आम तौर पे लीज में एसेट वापस कर दिए जाते हैं। आप लोगों ने ऐसी लीजेस शायद ज़्यादा सुनी हो, देखी हो, जिसमें एसेट लोग ले लेते हैं एंड पे, लेकिन ऐसी लीजेस भी होती हैं जिनमें एसेट आमतौर पर वापस ही करना होता है। तो एज अ जनरल रूल आप समझ लें एसेट लीज के एंड पे वापस करना होता है, लेकिन अगर आपने लीज के दौरान या लीज के एंड पे एसेट खरीदना है तो सवाल बता देगा। अब उसके बाद से फिर रेंटल पे करना बंद कर देंगे, फिर एसेट आपका अपना बन जाएगा, उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। मसला यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट। ऐसी सूरत में एसेट की कॉस्ट क्या होगी? तो इसमें दो सिनेरियोज हैं। बिफोर मैच्योरिटी आप कर सकते हैं या ऑन मैच्योरिटी, ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज भी आप एसेट खरीद सकते हैं और ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज पे भी आप एसेट खरीद सकते हैं। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपने ऑन मैच्योरिटी पे ख़रीदा है तो फिर येलो हाइलाइटर ऑन पे अगर आपने ख़रीदा है तो फिर इसकी रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट समझी जाएगी, और दूसरा हाइलाइटर अगर आपने बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज ख़रीदा है तो इसकी बार्गेन परचेज प्राइस आपकी कॉस्ट ली जाएगी। ऑन वाले के लिए रेजिडुअल वैल्यू, ऑन वाले के लिए रेजिडुअल वैल्यू और बिफोर वाले के लिए बार्गेन परचेज ऑप्शन विल बी द कॉस्ट। ये इनके लिए कॉस्ट होगी। नो व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू एंड व्हाट इज बार्गेन परचेज ऑप्शन, लेट्स डिस्कस इट। रेजिडुअल वैल्यू तो वही होती है, सवाल में गिवन होगी कि लीज के एंड पे एसेट की रेजिडुअल वैल्यू इतनी, आप उतने पैसे देके खरीद लेंगे। और बार्गेन परचेज ये होती है कि लीज के दौरान अगर खरीदें तो बहस करके कोई प्राइस एग्री हो जाती है, जिसे बार्गेनिंग कहते हैं। बहरहाल एक व्हीकल है 10 लाख रुपए की, बहस करके एग्री हुआ है
कि अगर 7वीं किस्त से पहले खरीदेंगे तो 10 लाख का ही खरीदना पड़ेगा, 7वीं किस्त के बाद और 11वीं किस्त से पहले खरीदेंगे तो 7.5 लाख का खरीदेंगे, 11वीं किस्त के बाद और 17वीं किस्त तक खरीदेंगे तो 5 लाख का। लेकिन अगर 17वीं तारीख किस्त के बाद और 22वीं तारीख तक खरीदेंगे, 22वीं किस्त देंगे तो 2.5 लाख रुपए का। लेकिन अगर आप लीज एंड होने का वेट कर लें तो फिर आपको 70,000 का मिल जाएगा, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट 22nd इंस्टॉलमेंट से पहले पहले अगर हो जाएगा तो फिर जो है वो 2.5 लाख है। लेकिन अगर 22nd इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी तो फिर रेजिडुअल वैल्यू ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज, यानी ऑफ, ये इसका मतलब है ऑन मैच्योरिटी, मीन्स आफ्टर पेइंग 22nd इंस्टॉलमेंट। ऑन मैच्योरिटी आपने खरीदा है आफ्टर पेइंग 22nd इंस्टॉलमेंट। कुछ लोग वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं, लिख नहीं रहे। ऑन मैच्योरिटी मीन्स आफ्टर पेइंग 22nd इंस्टॉलमेंट, 22वीं इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपने खरीद लिया। ओके, महीने का लीज रेंटल 60,000 रुपये है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 22 हैं, यानी 22 मंथ्स की लीज है। महीने का रेंटल दिया ना, 22 महीने की लीज है। अब येलो वाली रेजिडुअल वैल्यू ढूंढें, वो ये है, और ग्रीन वाली ऑप्शंस ढूंढें, ये हैं। अगर आप बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज लेते हैं तो इनमें से किसी प्राइस का मिलेगा, अगर आप ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज लेते हैं तो इतने का मिलेगा। द एसेट इज एक्वायर्ड आफ्टर 15th इंस्टॉलमेंट। हमने वैसे 15वीं इंस्टॉलमेंट के बाद खरीद लिया है, मेरे ख्याल से फिर 70,000 को तो इग्नोर करेंगे, 2.5 लाख को भी इग्नोर करेंगे, 7.5 लाख को भी और 10 लाख को भी। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन? 5 लाख। 5 लाख हो, मैंने छुपाई नहीं हुई थी, 5 लाख इज द कॉस्ट। ये तो स्टूडेंट्स के लिए नोट है, आप तो माशाल्लाह खुद उस्ताद हैं, उस्तादियाँ दिखाते हैं। इफ अकाउंटिंग वालों की बीवी और फेयर वैल्यू आर गिवन इन द, अगर अकाउंटिंग वालों की बीवी या फेयर वैल्यू सवाल में दे दे फिर उसको आपने इग्नोर कर देना है, जैसे जिंदगी में आप अंडे के छिलकों को इग्नोर करते हैं, तो इसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। और दीवाना वार आपने बॉयल अंडे को ढूंढने के उस छिलके के अंदर अंडा किधर है, एंड सर्च फॉर रेजिडुअल वैल्यू और बार्गेन परचेज प्राइस। तो पेपर में अगर कभी फेयर वैल्यू या WDV दे दे तो फिर आपने क्या करना है, अच्छा, और इफ द एसेट इज परचेज्ड एट और बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीज, अगर आपने कोई चीज लीज के दौरान या लीज के एंड पे खरीद ली उस पर फिर इनिशियल अलाउंस कभी ना रिकॉर्ड कीजिएगा, बिकॉज वो जब आपने लीज के दौरान लीज कैंसिल करा के खरीदा तो ऑलरेडी वो 2-3 साल से आप इस्तेमाल करें, वो तो यूज चीज आप है, तो इसलिए इस सिनेरियो वाला एसेट जब हम खरीदेंगे तो इसको कभी भी इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आप ही यूज कर रहे थे पहले, तो यूज चीजों पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, वो तो सेकंड हैंड चीजों पे नहीं मिलता, वो तो न्यू चीजों पे मिलता है। कंसिडरेशन,
sold computer for rupees 50, however fair value is rupees 52. So consideration less tax WDV. तो ऑब्वियसली हायर लेंगे। WDV तो गिवन नहीं है सवाल में, BV आई थिंक है नहीं सवाल में, BV इज स्लीपिंग, सो लेट हर। तो अगर कोई चीज़ आप बेचें 50 रुपए की लेकिन बाजार में बिक सकती थी, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी, किराया आ रहा है 50 और बाजार में किराया है 52, तो इस हायर को ऐड करेंगे। भाई एफ या 2 की क्लास में आ रही है आजकल क्यों? अच्छा कल भी 4-5 लाइनें दी थी याद करने के लिए, मैंने तो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्स सैलरी के चैप्टर को रिवाइज कर लिया मैं तो माशाल्लाह, लेकिन साथ वाले को नहीं बताता, मैं अंदर ही अंदर गेम डाल रहा हूँ घर में, आजकल रिवीजन शुरू कर दी हुई है। हैं ऐसे दोस्त तो नहीं आपके पढ़ पढ़ के लोट में चाहिए और बताते भी नहीं है, हैं ऐसे दोस्त? द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, क्या डालो इसका 4, लसूड़े वाला डालना। खामोशी से पढ़ना चलें, शायद इसकी तो इजाज़त हो, लेकिन पढ़ रहे हो ना और ये भी कहना अपने दोस्त को मेरे से आजकल पढ़ा नहीं जा रहा, ये तो मुनासिब नहीं है। द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट shall be the total amount received, that is 50 or fair market value, whichever is higher, including the fair value of any consideration received in kind determined at the time of disposal. कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना, आपको चीज़ बेच के पैसे नहीं आते बल्कि बदले में चीज़ आ जाती है, फिर उस चीज़ की क्या लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। पॉइंट 2, जब कोई एसेट गुम हो जाए या तोड़ दिया जाए या आप खुद ही उसके ऊपर बैठ जाएं और वो एसेट भी बैठ जाए, तो द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल इंक्लूड कंपनसेशन, इंडेमनिटी और डैमेजेस, जुर्माना जिसने तोड़ा उससे लेंगे ना, डैमेजेस रिसीव्ड बाय अ पर्सन, बाय बिजनेसमैन अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडेमनिटी और अदर एग्रीमेंट, अ सेटलमेंट, मुकमुका हो गया उसी बंदे से, और जुडिशियल डिसीजन या कोर्ट का कोई फैसला आ गया। तो दानिश के पास एक गाड़ी है, उसकी टैक्स 2.5 लाख रुपए है। देयर वाज अ स्वीयर एक्सीडेंट, दानिश बच गया ऑन यकम जनवरी इन विच द कार वाज डैमेज्ड, खाली कार डैमेज हुई है। ही सोल्ड एट कार ऑन यकम फरवरी 16, और ये 1 महीने बाद उसने गाड़ी बेच दी 1 लाख रुपए की, और इंश्योरेंस कंपनी से उसको आया 6 लाख रुपए। गाड़ी का स्क्रैप 1 लाख का बेचा, इंश्योरेंस कंपनी से आया 6 लाख रुपए। तो अब ये कैश भी माय डियर ऐड करेंगे और इंडेमनिटी वगैरह भी ऐड करेंगे, या इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसे आए हैं वो भी ऐड करेंगे। तो 1 लाख जमा 6 लाख 7 लाख। 1 लाख तो गाड़ी का स्क्रैप बेच के आए हैं ना आज, और 6 लाख रुपया जो है वो उधर से आए हैं। ओके, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल शैल इंक्लूड कंपनसेशन रिसीव्ड। अगर ये एसेट बिजनेस का है और प्रिंसिपल साहब इसको घर लेके चले गए हैं,
तो ये कितने का बिका है? एज्यूम कर लिया जाएगा फेयर वैल्यू का बिका है। किस दिन की फेयर वैल्यू? जिस दिन वो घर लेके गए। इफ अ बिजनेस एसेट इज पुट टू personal use, its consideration received shall be the fair value on the date of event took place. And if an asset is discarded, और अगर कोई एसेट क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया, यानी फेंक दिया आपने, और ceases to be used, या अम्मी के जहेज की चीजें हैं, 50 साल शादी को भी हो गए हैं, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, और ceases to be used. If an asset is discarded or ceases to be used in business, its consideration shall be the fair value on the date the event took place. ओके ठीक है, 0.4 और 5 इंशाल्लाह कल करेंगे। आज भी कुछ नहीं पढ़ाया, मैं आया था आज पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे। मैंने फिर रगड़ देना चैप्टर 146 को। मैंने तो मैं अभी जा रहा हूँ, रोक लो मुझे। आप जाना चाहें और साथ वाला आपका हाथ खींचेगा, ये जरा एक्शन बनाएं सारे। आप जाने के लिए भाग रहे हो और साथ वाला आपके हाथ खींच रहा हो, वो जा ही नहीं रहा, बिला वजह हाथ खींची जा रही है। भाई जाने वाले के हाथ पकड़ने, बिला वजह हाथ पकड़ के नहीं बैठ जाना। जल्दी सारे एक्शन बनाएं प्लीज। नो वन इज मेकिंग एक्शंस। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कोने कोने वाले उठना शुरू करें ना, हर कोने वाला उठना शुरू करें और आप लोग इनकी बाजू खींचें। बस फिर अपनी हरकतें। पेज 215 क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर मुबश्शिर खत्म कर दें ये सवाल, बस होगी अब, कोई और चैप्टर शुरू करें 2-3 दिन में। मिस्टर मुबश्शिर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज इंगेज्ड, एक तो एंगेजमेंट्स नहीं खत्म हो रही हमारे सवालों में। इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स। अंडर द नेम एंड स्टाइल मुबश्शिर एंटरप्राइज। The following information has been extracted from the records of ME for the financial year ended 30 जून 2008. सेल गिवन है 30 मिलियन की, पेज 215, और प्रॉफिट गिवन है 25 लाख रुपए का। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट लीज्ड एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट में पड़ा है, यानी फाइनेंस चार्जेस में पड़ा है। देखें कई दफा हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा और फिर बताएगा कि खर्चों में ये पड़ा है और खर्चों में ये पड़ा है। कई दफा हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देगा और खाली दे देगा प्रॉफिट, और फिर बताएगा कि इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ऊपर वाली फिगर्स वैसे भी रेलेवेंट नहीं है। हमने कौन सी ऊपर वाली फिगर सवाल में यूज़ की थी? तो सवाल कह रहा है कि इंटरेस्ट में पड़ा है कुछ और एक और चीज़ में भी पड़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो ये बताना चाह रहा है इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पड़ा है लीज्ड एसेट का। मेरे भाई लीज्ड एसेट का इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत नहीं है और लीज्ड एसेट की अकाउंटिंग डेफिसिट माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसकी बजाय लीज्ड एसेट की रेंटल माइनस करने की इजाजत है। इंक्लूड अकाउंटिंग डेफिसिशन ऑफ 2 लाख ऑन लीज्ड एसेट। तो लीज वालों का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया, लीज वालों की डेफिसिशन रिकॉर्ड हो गई है। चाती मारें थोड़ी सी प्रॉफिट पे, चाती मारें, फिर मैं छुपा रहा हूं। चाती मारें, चाती मारें, चाती मार ली 2.5। चाती तो होती ही जी, बिल्कुल गलत बात है, चाती नहीं मारनी होती, हद होगी, बोंगी। इसके अलावा इंटरेस्ट और अकाउंटिंग डेफिसिट उल्टा दें।
बाउलें तो 2 लाख, मैं क्यों दूं लाख? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट इज 6 लाख एंड टैक्स डेप्रिसिएशन विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ 0.4 इज 12 लाख। क्या करें फिर, रिकॉर्ड कर लें या 0.4 पढ़ के रिकॉर्ड करें? नहीं, वो कह रहे हैं कि 0.4 के अलावा वाली 12 लाख है, तो फिर 12 लाख तो रिकॉर्ड कर देना, 0.4 वाली फिर देख लेंगे, रिकॉर्ड करनी भी कर लेंगे, नहीं करनी भी नहीं करेंगे। तो बाद में कोई मसला हुआ तो 12 लाख को काट देंगे। 12 लाख में तो कोई मसला है भी नहीं, 12 लाख तो वैसे भी बता रहे 0.4 के अलावा वाली है, तो फिर इसमें क्या मसला होना है? 0.4 वाली फिर देख लेंगे रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी। ये 12 लाख 0.4 के अलावा वाली है, तो ठीक है, इसको तो रिकॉर्ड करें ना। टैक्स वाला डिप्शन है ये, अल्लाह का शुक्र है, लिखा हुआ है टैक्स डेप्रिसिएशन, रिकॉर्ड करें। काउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स 6 लाख लेस टैक्स वालों का डिप्रिसिएशन। नोट कर लें, कर लिया, ओके आगे चलें। ये सारे चैप्टर 18 के सवाल ही हैं, लेकिन वो इस तरतीब से दिए गए हैं जिस तरतीब से आपको पढ़ाया जा रहा है, वरना चैप्टर 18 में से मैं निकाल के करवाता। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है, देख स्लो स्पीड। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है 5,80,000 का। जैसे इस सवाल में लिखा हुआ था कि अदर इनकम में कैपिटल गेन पड़ी है, तो अदर इनकम तो पहुंचते हुए ऐड हो गई होगी ना। तो अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है 5,80,000 का। अच्छा, ये डिविडेंड फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है, और अगर बाहर के तो अदर सोर्स है, नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम है, ये बहस अलग है। फिलहाल डिविडेंड को आगे फिक्रा पड़े बगैर यहां से निकाल दें। बच्चे करते ये हैं गलती कि फिक्रे को आगे पढ़ते हैं, फिर ये डिविडेंड को 15% 85% कर करके को डिविडेंड निकालते हैं, फिर वो माइनस करते हैं। हालांकि सवाल चीख चीख के कह रहा होता है पड़ा 580 है, और वो पता नहीं कितना उल्टा रहे होते हैं। इसलिए जब उसने लिख दिया कि पड़ा 580 है, तो फिर आगे वाली लाइन के साथ बोले आगे वाली लाइन को इग्नोर करें, फिलहाल 580 को उल्टाएं। डिविडेंड जो पड़े, जितना पड़े, जैसे पड़े, उसको बाहर फेंक दें इस कमरे से, क्योंकि वो इधर पड़ा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और हर एक की जिंदगी में आपको पता है अपनी अपनी बिजनेस है। ये क्या है आपका दोस्त अगली, ये इधर क्यों बैठा हुआ है? कल तो आपके साथ बैठा हुआ था, नाराजगी होगी है? जी चलें, छोड़ें इनकी लॉजिक। आप लोग इधर देखें, अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 580। अदर इनकम में 580 का डिविडेंड पड़ा हुआ है फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुप। फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी से मिला, जो लिस्टेड से मिले अनलिस्टेड से मिले, डिविडेंड तो डिविडेंड है ना, ठीक है। अभी भी ऐसे बच्चे हैं दुनिया में कि डिविडेंड के स्पेलिंग ये लिख के आते हैं पेपरों में, कई ऐसे बच्चे हैं, डीवी को डेंट मारा। तो द
अमाउंट, द अमाउंट, कौन सी अमाउंट? ये वाली अमाउंट। द अमाउंट इज नेट ऑफ टैक्स एट 15% एंड ज़कात ऑफ 1 लाख। तो let us do the working queue. Net dividend is equal to gross dividend minus 15% of gross dividend minus ज़कात। अब ये जो 85 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते थे वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस अमाउंट तक पहुंचते हुए दो अमाउंट्स कट चुकी हैं। The amount is net of 15% tax and zakat. So net dividend is 580,000. Gross dividend is X. 15% of X minus 1 लाख। मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा। अच्छा मैं आ रहा हूं, आगे हो? हाँ इधर होके प्लस हो जाना। हाँ ठीक है। 0.85x टाइम ज़ाया कराना हो तो करा लें। देखें किन चक्रों में पड़े हुए हैं। हम 0.85 को नीचे भी लेके जाएंगे। अब मुझे पता है ऐसे भी करेंगे, तो टाइम ज़ाया कराना हो तो करा लो। इतनी देर में भूल ही गया। वे 8 लाख क्या ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ग्रॉस डिविडेंड निकाला तो है, लेकिन इतना लंबा चल रहे हैं कि भूल ही गए क्या निकाल रहे थे। The amount is net of two things. Number one, 15% tax and 1 lakh ज़कात। जल्दी करें, अगर नोट कर लिया साथ वाले ने तो उसके दूसरे वाले कंधे पे थपकी दे दें। थपकी में होता है अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। सामने वाले के कंधे पे दे दें। आज इसी तरह दोस्ती बढ़ती है। ओके ऑन। अच्छा अब ये डिविडेंड आ गया है 8 लाख का। इसने फेस पे जाना है, ज़कात ने भी फेस पे जाना है, और डिविडेंड के टैक्स ने भी फेस पे जाना है। और फेस तो देखें साथ वाले का वैसे ही अभी मुरझाया हुआ राइट नाउ, तो खुश है। 0.4 ऑन 30/जून 2008। चुल्लू भर पानी पी के 0.4 की तरफ आते हैं। ऑन 30/जून 2008 लीज्ड मशीनरी वॉज ट्रांसफर्ड टू मुबश्शिर। आंखें बंद करें। मुझे तो ये वाला पॉइंट याद आया था। लीज्ड मशीनरी वॉज ट्रांसफर्ड टू मुबश्शिर। ये वाला इज इट सो? लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफर टू मुबश्शिर का क्या मतलब है? उसको हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दी, यानी उसने पर
अब देखना ये है कि ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज है या, और अगर बिफोर हुई तो बार्गेन परचेज प्राइस को ढूंढेंगे, और अगर ऑन हुई तो रेजिडुअल वैल्यू को ढूंढेंगे। साल के आखिरी दिन लीज मशीनरी ट्रांसफर कर दिया मुबशर को ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज। जिस दिन लीज क्या हो रही थी, मैच्योर हो रही थी। ऑन 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 लीजिंग कंपनी को कहा है कि वो जो हमने तुम्हें सिक्योरिटी जमा करवाई हुई थी ना, against residual, the leasing company was asked to adjust the amount of security deposit against residual value of 1 लाख। लीजिंग कंपनी ने कहा अगर तुम्हें मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो फिर पैसे दो एसेट के। आपने कहा यार तुम्हें याद है जिस वक्त लीज शुरू हुई थी तुमने मुझे सिक्योरिटी मांगी थी ₹1,00,000 की। हाँ मांगी थी, वो तुमने मुझे देनी है। हाँ वापस करनी है ना, अब तो लीज खत्म होगी, और मैंने तुम्हें ₹1,00,000 देना है खरीदने का। हाँ लेना देना कैंसिल, लीजिंग कंपनी ने कहा हाँ। इसका क्या मतलब है, ₹1,00,000 गया ही नहीं। नहीं तो फिर इस तरह कर लेना, पहले ₹1,00,000 अपना वापस ले लें उससे और फिर लाख उसको दे दें। मीन्स के ₹1,00,000 कॉस्ट है, इस लाइन से ये तो नहीं फर्क पड़ेगा कि मेरी कॉस्ट जीरो हो जाएगी। माई कॉस्ट विल स्टिल रिमेन एट ₹1,00,000। आपने किसी दुकानदार से कोई चीज खरीदनी है और आपने जो है वो उससे जाके ₹100 की चीज पसंद कर ली, आप ₹100 निकालने लगे, तो ₹100 आप निकालने लगे तो आपने कहा यार वो तुम्हें याद है कि हम दोनों हमसाए थे एक दफा, तो तुम्हें शायद ये भी याद हो कि तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी से ₹100 लिया था। उसने फोन किया, उसने कहा हाँ, बीवी ने कहा मुझे याद आ गया। तो आपने कहा यार वो ₹100 उसने उसको देना था, मैंने तुम्हें ₹100 देना था, ये कहा आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गए। ठीक है, कोई आपने ना शरई तौर पे कोई जुर्म किया है, ना आपने जो है वो शायद कोई कानूनी तौर पे जुर्म किया है, तो ये वही वाला ₹1,00,000 नहीं है। तो शायद जब लीज शुरू हुई थी तो लोग सिक्योरिटी जमा करवाते होते हैं, असल में लेसर को डर होता है ना ये एसेट लेके भाग ना जाए, तो सिक्योरिटी भी इत्तफाकन ₹1,00,000 थी। और आज जब एसेट खरीदने की बारी आई तो मैंने लेसर से अपना पुराना लाख वापस लेने और उसको ₹1,00,000 खरीदने का देना है, तो मैंने कहा इसको नेट सेटल कर लो। द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट द सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। तो ठीक है, बस अब आगे क्या पढ़ने की जरूरत है। तो ₹1,00,000 इज द कॉस्ट ऑफ माई एसेट, इसको डेप्रिशिएट करें। उसने खुद ही कह दिया था 0.4 की डेप्रिसिएशन अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, उसने कहा था 0.4 की डेप्रिसिएशन अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, वो मैं कर लेता हूं क्योंकि ये मेरा ओन्ड एसेट है ना। तो लेस टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट एक्वायर्ड अंडर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 वाला जो एसेट एक्वायर किया है मैंने, उसके ऊपर टैक्स वाला डिडक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर ये एसेट चलती चलाती लीज में लिया था तो, अगर ये एसेट चलती चलाती लीज में लिया था तो बार्गेन परचेज प्राइस को कॉस्ट लेंगे, और अगर ये एसेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज लिया तो रेजिडुअल वैल्यू को। तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ऑन वाली प्राइस 70,000, तो इधर भी मैं कोशिश करता हूं येलो हाईलाइटर यूज करूं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर भी येलो हाईलाइटर यूज करते हैं। ऑन इस वजह से मैंने रेजिडुअल वैल्यू ढूंढी है। बाकी रेजिडुअल वैल्यू के पीछे जो उसने फिक्रा लिखा मुझे पागल बनाने की कोशिश की, अगर कोई पागल होता तो पागल बन जाता।
कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 76 1 लाख। एसेट का नाम क्या है? मशीन। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। सवाल सुनिएगा स्टूडेंट का। सवाल यह है कि साल के आखिरी दिन लिया है, मैं तो कहता हूं रात को 11:55 पे भी लिया हो तो डेप्रिसिएशन को आपने मंथ बेस या डेज बेस पे पोर्शन नहीं करना। भाई साल के आखिरी दिन भी ले लें, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेट वाज अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि किसी के जहन में घर जाके भी आ सकता था, और इसी क्वेश्चन का भी मैं जवाब देने लगा था, उससे पहले पूछ लिया। वेल डन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साल के आखिरी दिन खरीदा है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाँ रेंटल इस साल तो रेंटल पे, अच्छा लीज शुरू हुई है 1 जुलाई 2003 को, काफी साल पहले, तो हमारी बलास है, जब मर्जी लीज शुरू हुई हो, हमने तो हमारे साल की इंफॉर्मेशन देखनी है ना। रेंटल इस साल पे हुए हैं 2,70,000। हाँ रेंटल तो इस साल पूरा पे हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लीज तो साल के एंड पे कैंसिल कराई है ना, तो रेंटल तो पूरा साल पे हुआ होगा, तो रेंटल का एतराज नहीं है। तो बोला का शुक्र है हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टा के रखा हुआ है। इसकी जगह अब एक चीज माइनस कर देते हैं जिसका नाम है लीज रेंटल। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट हम पहले से ही उल्टा के रखा हुआ है, तो उसको उल्टा के रखा हुआ है, तो इसकी जगह हमने माइनस करना होता है लीज रेंटल। बाउलें तो बाउलें बोले बाउला। चले आगे। जिस दिन लीज मैच्योर हो रही थी उस दिन WDV थी 590 अकाउंटिंग वालों की। ये क्या चक्कर है, लीज मैच्योर होने पे अकाउंटिंग वालों की WDV 590 थी, एसेट तो खरीदा ही नहीं हुआ था, तो फिर अकाउंटिंग वालों की WDV कैसे 590 होगी? एसेट तो हमने खरीदा ही नहीं हुआ था, 5 साल से हम किराया दे रहे हैं। अकाउंटिंग वाले तो शायद पहले दिन से ही इसको एसेट समझते हैं, या आप FAR 2 में पढ़ेंगे, इसलिए अकाउंटिंग वाले पहले दिन से इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनकी किताबों में WDV 590,490 पे पहुंची हुई है। बहरहाल मैंने आपको भी उधर पढ़ा दिया था कि अकाउंटिंग WDV और फेयर वैल्यू को इग्नोर करना है क्वेश्चन को, और दीवाना वार किसे ढूंढना है? रेजिडुअल वैल्यू को, और रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट लेना है, फेयर वैल्यू को भी इग्नोर करना है। जब लीज शुरू हुई थी तो एसेट कितने का था? 12 लाख का, लेकिन 12 लाख तो कॉस्ट हम तो ना लें कम से कम, क्योंकि अब तो 5 साल गुजर के हैं, तो बहुत पुरानी बात है, इसको तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में कह सकता हूँ, बहुत पुरानी कॉस्ट है, लेकिन मेरी करंट कॉस्ट तो 1 लाख ही होगी, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट दी हुई है, तो बहुत पुरानी। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए इसने अंडे का छिलका, कबाब में हड्डी, दाल में रोड़ा, ये सारी चीजें दे दी हमें कंफ्यूज करने के लिए। दो लोग बैठे बातें कर रहे हो, आप उनके दरमियान जाके बैठने लगे तो प्लीज उनसे इजाजत ले लिया करें। ओके हर जगह अपना राइट ना समझा करें बैठना, तो दैट्स ओवर। जी जवाब दे दें। 1 3
बाकी ये क्या लिखा हुआ है, इग्नोर मिनिमम टैक्स, ये अभी मिनिमम टैक्स का सेक्शन हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाकी आप लोग टेक्स्ट अभी निकलवाता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें डिविडेंड वगैरह की एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो इसका प्रॉपर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ के साथ आर लिख लें, इसको रिक्लासिफाई करना है, यानी डिविडेंड को फेस पे लेके जाना है। चलें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं कितनी है मिस्टर? दो हजार ओके। चलें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी? 1320,000। डिविडेंड इनकम मुझे लग रहा है डिविडेंड इनकम वर्किंग 2 में निकाल के रखी हुई है, डेट इज 8 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम, टू वन तैयार हैं किस चीज के लिए? नहीं, मैं भी कुछ और सोच रहा था। सोच तो देखें, इंसान की बैठे बैठे मरी पहुंच जाती है। मैं सोच रहा था कि इस सैटरडे को जरा देखते हैं आप बिजनेस के न्यूमेरिकल का टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तुम तीर आजमाओ हम जिगर, सॉरी बोलें आप तीर आजमाए, मैं जिगर भी नहीं आजमा सकता, मैं तो पूरी बॉडी आजमाऊंगा। लेस ये चीज बोलें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम, डिविडेंड को माइनस कर दें यहां से। ये जो चैलेंजेस लेते नहीं उनको पता ही क्या, जिनको टेस्ट रूम का नहीं पता, सेशन खत्म होने वाला है, उनका क्या कहना। लेस सका अच्छा ज़कात अब, अच्छा यहां माइनस हुई का मतलब ये नहीं कि अब यहां भी माइनस होगी है वहां भी माइनस कर रहे हैं। यहां तो हमने उसको लिख कर कोई मिसिंग फिगर निकाली थी, यहां माइनस नहीं की हुई। माइनस तो फेस पे करनी होती है। -1 लाख, 1,220,000, so that is sort of taxable income। चलें जी, टैक्स निकालें अब इस पे। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है अभी टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुए, सैलरी तो है ही नहीं, तो इसलिए चैप्टर 4 में टेबल नंबर 1 लगेगा। 90,000 प्लस 20% ऑफ 94,000, तो बड़े होके 12 लाख पे तकरीबन 1 लाख तो हुकूमत को दे ही देंगे, ये तो कोई मसला नहीं। अब माइनस करना है आपने, माइनस करना है आपने चैरिटी का टैक्स क्रेडिट, नहीं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर माइनस करना है चैरिटी वगैरह का और सेक्शन 61 63 का, फिर आपने ऐड करना है टैक्स ऑन सिक्योरिटीज और टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर आपने ऐड करना है टैक्स ऑन डिविडेंड। ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड, फाइनल टैक्स रेजिम 8 लाख का 15%,
ये 1,20,000 बहुत देर का हम लिख चुके हुए हैं। 2,14,000 लेस टैक्स ऑन डिविडेंड ऑलरेडी डिडक्टेड। किसने काटा होगा? डॉगी ने। हाँ डॉगी। किसने काटा होगा? कंपनी ने काटा होगा ना। हर वक्त जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। आज आके ओके गाय, आज बहुत अप्रिशिएट करें साथ वाले को, बहुत हौसला दें, बहुत उम्मीद दिलाएं। आप हल्का फुल्का इसको डराएं भी। बेटा अगर यही तुम्हारी हरकतें नहीं जो है ना, ये आपका दोस्त स्टेटस लगाते हैं मोबाइल पे आजकल, पिछले एक हफ्ते में लगाया हुआ, हाथ खड़ा करें, पिछले एक हफ्ते में दोस्त ने मोबाइल पे स्टेटस लगाया हुआ हाइब्रिड। बहुत बहुत टाइम है, बहुत टाइम है इसके पास, वेला। भाई ये साथ साथ कर लें चीजें, फिर सेल्स टैक्स आपको टाइम नहीं देगा। हाइब्रिड बॉयज कैमरा लास्ट रो, जल्दी तस्वीर खींच लो ना माय डियर, फिर मैं आगे चलूं। उस साइड पे कर दो कैमरा, उधर वाली तस्वीर भी खींचनी होगी। उधर ही है कैमरा, इधर ले आओ। चलो क्वेश्चन 26 पर आ जाएं। क्वेश्चन 26। पॉइंट 5, उसके बिजनेस एसेट्स वर्थ ₹5 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय अ ज़लज़ला इन 2005। पेज नंबर कभी पूछा ना करें, लिखा भी होता है सामने। उसके बिजनेस एसेट्स 5 लाख रुपए के थे, वो अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गए। याद रखिएगा हमारा टैक्स ईयर 2008 है। ही क्लेम द लॉस इन रिटर्न फॉर 2006। उसने इस लॉस को क्लेम किया 2006 में। क्लेम करने का मतलब होता है टैक्स वालों से कहना यार खुदा के लिए मुझे, जैसे कोई चीज़ अनाउंस हो तो आप लोग जाके क्लेम करते हैं यार मेरा भी इसमें हिस्सा है, तो इसी तरह उसने उनको टैक्स वालों को जाके कहा मुझे भी माइनस करने दो 5 लाख का लॉस। लेकिन उन्होंने कहा हम तुम्हें 1.5 लाख माइनस नहीं करने देंगे। यानी कितना करने देंगे? 3.5 लाख। नुकसान कितना हुआ था? हमारा कितना सामान जमीन के नीचे चला गया जलजले में, हम रह गए ऊपर। तो 5 लाख में से 1.5 लाख उन्होंने नॉट अलाउड कर दिया, तो कितना अलाउ कर दिया? बाद में हुकूमत ने हमें कंपनसेशन कितनी दी है? 4 लाख। अब इस पे कौन सा वाला रूल लग सकता है? बातें ना करें ना हाइब्रिड में, आखिरी रो प्लीज। कौन सा रूल लग सकता है? क्या कभी हमने ऐसे पढ़ा था कि हमारा लॉस कुछ और है, टैक्स वालों ने कुछ और माना, बाद में रिकवर कुछ और हुआ? क्या कभी ऐसा कुछ पढ़ा था? कहां पढ़ा था? बैठ तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? ये बैड डेट वाले रूल यहां लगा के कोशिश करेंगे। माना कि वो प्रोविजन बैड डेट के लिए पास है, लेकिन सिनेरियो तो सेम बन गया ना, तो इसलिए यहां बैड डेट वाले रूल लगा के ट्राई करते हैं। बैड डेट वाले रूल ने कहा कि गेन लॉस निकालते हैं। अमाउंट रिकवर्ड कितनी है?
4 लाख, लेस एक्चुअल बैड डेट या लेस एक्चुअल लॉस? एक्चुअल लॉस। लेस प्रीवियसली अलाउड एज, तो कोई भी नुकसान याद रखिएगा आज के बाद, हम कोई और कहें, टैक्स वाले कुछ और कहें और बाद में रिकवर कुछ और हो जाए, तो उस पर ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो वो रूल सिर्फ बैड डेट के लिए खास नहीं, जनरल रूल है जी। कितना? ना 1.5 लाख तो नहीं है भाई, 1.5 लाख तो डिसअलाउ हुआ था। अलाउ कितना है? जवाब, ये टैक्स वालों की नजर में गेन है। अकाउंटिंग वालों का गेन कितना है? अकाउंटिंग वालों का गेन कितना है? 4 लाख। हुकूमत ने कितना दिया? टैक्स वालों की नजर में गेन कितना है? Where the bad debt recovery exceed the difference between actual bad debt and amount previously allowed as deduction, the additional amount shall be chargeable under the head income from business in the year in which it is recovered. नोट करें। तो लिखें बैड डेट टाइप रूल है, बैड डेट टाइप रूल लगेगा इस पे। ओके उसी किताबों में 50,000 रुपए घर के खर्चे पड़े हैं, पड़े रहने दें या जाने दें? तो हमने पढ़ा था एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। बाकी 20,000 उसने एम्प्लॉय को टैक्स दी, कमीशन दिया जिस पे टैक्स नहीं काटा, तो बताएं सैलरी पे अगर टैक्स ना काटा जाए तो ये अलाउड है या नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। चलें, आज का अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ना सेक्शन 21 याद करके अगले को वॉइस नोट में भेजना है, और हो सकता है एंट्रेंस पे आपके वॉइस नोट चेक किए जाएं। मैं ज़रा दोहरा देता हूं, सेक्शन 21 के ए में हमने पढ़ा था कि टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बस इधर देखते रहें, बाकी खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। और सेक्शन बी में हमने पढ़ा था कि कोई बंदा कस्टमर हमारा टैक्स काट ले तो वो खर्चा नहीं है बिजनेस का, वो भी एंड पे माइनस करने की इजाज़त है। वो आप एग्जाम्पल ये पढ़ेंगे तो याद आएगा, वरना वैसे मैं याद नहीं करा सकता सारा। पॉइंट सी तो आसान था कि हर वो पेमेंट जिस पे आप टैक्स काटना भूल गए वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त, लेकिन रॉ मटेरियल में कोई 20% वाला रूल था। ये ज़रा रिवाइज करके आने आप लोगों ने। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे इन योर लाइफ कि ये चीज़ें आपने ज़रा रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद जो है वो भाई प्लीज़, या किताबें बंद करने को तो मैंने नहीं कहा, टेंशन देने को कहा है, आप वो वाइंड अप करने लगे हैं चीज़ें। ये रख लें बैग में, और भी जो मर्जी चीज़ें रख लें। अगर आप सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें बेच रहे हैं, थर्ड क्लास चीज़ें नहीं मैं कह रहा, यानी कि घटिया क्वालिटी की, थर्ड शेड्यूल की चीज़ें बेच रहे हैं कोई, तो ऐसी सूरत में आपने सेल का 0.2% या
एक्चुअल खर्चा माइनस करने, अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो फिर सारा माइनस करने की इजाज़त है। इंटरटेनमेंट अगर बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक है तो माइनस करने की इजाज़त है, अगर ट्रेडिशंस नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है तो नॉट अलाउड है। ये तो अभी हमने छोड़ा हुआ है ई, ए और एफ। पॉइंट जी में हमने पढ़ा था फाइन टू गवर्नमेंट नॉट अलाउड है, बाकी फाइन्स अलाउड हैं। घर के खर्चे नॉट अलाउड हैं। पॉइंट आई तो ऐसी बस रट्टा मार लिया था। एओपी अपने पार्टनर को जो पेमेंट्स करी है वो भी नॉट अलाउड है। पॉइंट एल में पढ़ा था ऐसा अकाउंट जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से ज़्यादा हो और उसका इंडिविजुअल खर्चा 25,000 से ज़्यादा हो तो वो नॉट अलाउड है। और पॉइंट एम में पढ़ा था 32,000 से ऊपर की सैलरी भी नॉट अलाउड है। इसके अलावा बिजली का बिल अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए वो भी नॉट अलाउड है। अगर आप अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट ना कराएं तो 8% खर्चा आपको क्या हो जाएगा, नॉट अलाउ हो जाएगा। और ऐसा खर्चा जिसका आप सबूत ना दें वो भी नॉट अलाउड हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट एफ टी थोड़ा सा था लंबा, ये यूट्यूब पे भी शायद लेक्चर होगा, इसको आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ज़रा देखें, एंड पे एक समरी दी हुई है, बिल्कुल इस चैप्टर के एंड पे। दी हुई है ये वाली समरी, दी हुई है आपकी किताब में, नहीं दी हुई? रंगीन दी हुई है इसी तरह या नॉन रंगीन? नॉन रंगीन। ये कभी देखी किसी ने? कितने देखी है? इसमें फंड्स वाली बात तो नहीं है, बाकी तो फाइन, पेनल्टी, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एओपी, सेपरेट स्लाइड इज अटैच्ड, देख लीजिएगा, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का होमवर्क क्या है? सेक्शन 21 की रिवीजन याद करके वॉइस नोट भेजना है। किसको? सर को या साथ वाले को? वालेकुम अस्सलाम।